टू बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के अगले चरण में आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकंड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन थर्ड यूनिट का देखेंगे, जिसे हम लोग इस तरह से है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन यूटिलिटी एंड इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, मतलब उपयोगिता एवं प्रतिस्थापना वक्र एनालिसिस के रूप में उसको बताना है, उसका ब्रीफ नोट देना है। तो सबसे पहले है यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता। अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है, अर्थात उपयोगिता किसी वस्तु की वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। अर्थशास्त्र की भाषा में उपयोगिता क्या है, मतलब हम कोई चीज उपभोग कर रहे हैं, जो उपभोग में हमें संतुष्टि मिलती है उसे हम लोग उपयोगिता कहते हैं। जैसे मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है, अब भूख के लिए मैं जहाँ खाने बैठता हूँ तो मुझे जो सबसे पहली रोटी आती है उस रोटी को मैं खाता हूँ, तो मेरी भूख थोड़ी से शांत होने के बजाय बढ़ती है। फिर मैं दूसरी रोटी खाता हूँ, दूसरी रोटी खाने के बाद मेरी भूख अब थोड़ा सा कम होती है, तो मुझे दूसरी रोटी की उपयोगिता कम समझ में आती है। तीसरी मैं खाता हूँ और उपयोगिता कम आती है। इस तरह से लास्ट में मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे 6 रोटी मैं खाता हूँ, तो 6 रोटी जब मैं पहुंचूंगा खाने के लिए तो मेरी उपयोगिता 6वीं रोटी की बिल्कुल नगण्य होगी। लेकिन जब मैं 7वीं रोटी खाऊंगा तो वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि मुझे 7वीं रोटी मैं खा तो रहा हूं लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं, क्योंकि मेरी भूख लगभग वो खत्म हो चुकी है। जब किसी वस्तु में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति होती है तो उसमें उपयोगिता होती है, भले ही उस वस्तु से उपभोक्ता को उससे नुकसान क्यों ना हो रहा हो। मीन्स अब इसमें यह भी है, उपयोगिता तो है लेकिन उससे नुकसान ही क्यों। जैसे नशीले पदार्थ को समान ढंग से अनुपयोगी माना जाता है, परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में ये उपयोगिता रखते हैं, क्योंकि ये उपभोक्ता की जरूरत को, उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का एक कारक बनते हैं। यूटिलिटी उपयोगिता की परिभाषा प्रोफेसर बाघ के अनुसार अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। इसी तरह से अर्थशास्त्री एडवर्ड नेबिन के अनुसार उपयोगिता की परिभाषा अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि या आनंद या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपभोग से प्राप्त होता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती है। उपयोगिता की विशेषताएं, पहली, उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। दूसरा, उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं है। तीसरा, उपयोगिता का संबंध हितकारकता से नहीं। चौथा, यह आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। पांचवा, यह वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती। छठवां, उपयोगिता त्याग के बिना असंभव। उपयोगिता के मापन संबंधी अवधारणाएं। उपयोगिता की माप के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित है। पहला, गणवाचक दृष्टिकोण, दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो गणवाचक दृष्टिकोण वो मार्शल का है। मार्शल ने उपयोगिता को द्रव्य के माध्यम से मापने की बात कही है। उनके अनुसार उपयोगिता की गणना संख्याओं में, मसलन 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि में की जा सकती है। जैसे मैंने रोटी का उदाहरण लिया था, ठीक है, ये संख्याएं बताती हैं कि संख्या 5 संख्या 1 से 5 गुना बड़ी है। इस प्रकार मार्शल का दृष्टिकोण गणवाचक है। जैसे मैंने पहली रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, पांचवी खाई, छठवीं खाई, आप देखिए कि पहले में उपयोगिता, दूसरी को, ये लगातार उपयोगिता मेरी कम होती उसकी चली जाएगी। उपयोगिता को द्रव्य के पैमाने से मापने के संदर्भ में मार्शल ने कहा कि किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए जितना मूल्य देने की तत्परता रहती है वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का मौद्रिक माप है। मतलब कोई भी चीज मैं मार्केट में खरीदने जाता हूँ तो कितना एक्साइटमेंट मेरे ऊपर रहता है। मैं जब उस चीज को खरीद लेता हूँ, खरीदने के बाद जब मैं ले आता हूँ तो थोड़ी और एक्साइटमेंट होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज जब मेरे पास परमानेंट हो जाती है तो मेरी उसकी उपयोगिता मेरे लिए क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मैं किसी से दोस्ती जब तक मेरी नहीं होती है तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है। जैसे मेरी दोस्ती हो जाती है एक्साइटमेंट बढ़ता है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, एक्साइटमेंट घटता चला जाता है। तो मार्शल के कथन से स्पष्ट है कि व्यक्ति जिस वस्तु के उपभोग के लिए जितना अधिक द्रव्य देने की तत्परता रखता है उसे उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता
मिलेगी। गणवाचक मापन के दो दृष्टिकोण, मार्शल का जो गणवाचक मापन है उसके दो दृष्टिकोण है। पहला गणवाचक दृष्टिकोण से उपयोगिता को निम्न दो प्रकार से मापा जा सकता है। पहला मुद्रा के रूप में माप और दूसरा है इकाइयों के रूप में माप। तो पहला मुद्रा के रूप में माप। एक उपभोक्ता एक अंडे के लिए 1 रुपए देता है तो उसके लिए अंडे की उपयोगिता 1 रुपए के बराबर होगी। इस प्रकार उपयोगिता का मापन गणवाचक, भाई जो चीज मैं जिस रेट की खरीदूंगा उतनी उसकी मुझे उपयोगिता होगी। इकाई के रूप में माप, प्रोफेसर फिशर ने उपयोगिता की माप के लिए यूटिल शब्द का उपयोग किया है। इसके अंतर्गत उपयोगिता को यूटिल में स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए ए व्यक्ति को चाय के प्याले से 10 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है, वहीं बी व्यक्ति को उसी प्याले से 5 या 7 यूटिल उपयोगिता मिल सकती है। इस प्रकार उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से गिना जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, आपस में तुलना भी की जा सकती है। जैसे मैं कोई चीज खा रहा हूं, उसको खाने से मेरे को जो उपयोगिता मिलती है वो परसेंटेज हो गया, उसी चीज को खाने से दूसरे को जो उपयोगिता मिलती है वो उसका परसेंटेज हो गया। उनको हम जोड़ के या उनको घटा के हम अलग अलग तरीके से इसको इकाई के रूप में माप सकते हैं। अब इनडिफरेंस कर्व मतलब तटस्थता या उदासीनता वक्र, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले विभिन्न वस्तुओं के संयोजन को रेखा चित्र के रूप में दर्शाता है। देखिए, जो इनडिफरेंस कर्व है उस कर्व में हम रेखा चित्र के रूप में इसको डिस्प्ले करते हैं। हम जानते हैं कि ये सभी बंडल उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देते हैं, अतः वह इनके प्रति उदासीन होता है। अतः इस वक्र को तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र नाम दिया गया है। मान लेते हैं मोहन के पास 1 पेन एवं 12 पेंसिल है। अब यदि हम मोहन से पूछते हैं कि वो एक और पेन लेने के लिए कितनी पेंसिल देने को तैयार है ताकि उसकी संतुष्टि का स्तर समान रहे, इस पर मोहन 1 पेन पाने के लिए 6 पेंसिल देने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे उसकी संतुष्टि उसी स्तर पर बरकरार रह सके। अतः पेन की हर एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए पेंसिल की 6 इकाइयां देगा। मीन्स मेरे पास 2 चीजें, उन 2 चीजों में एक चीज और दूसरी, मुझसे कोई कहे कि दूसरी चीज की तुम कितनी इकाइयां दे दोगे, सपोज दैट मेरे पास 5 आम है और 20 सेब है। अब चूंकि मौसम आम का है, मुझे आम खाना पसंद है, सामने वाले ने कहा एक काम करो 5 सेब तुम दे दो, मैं तुम्हें 1 आम दे दूंगा। मैं 5 सेब देने को तैयार हूं 1 आम के बिहाफ पे, तो मेरे लिए हर एक आम पर 5 सेब जाएंगे। वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि मेरे लिए मेरी संतुष्टि उससे आ रही है। उसी का उदाहरण यहां पे मोहन के रूप में उसने दिया है। अब देखिए संयोजन पेन और पेंसिल। संयोजन ए 1 पेन 12 पेंसिल तो उसके पास थी, बी 2 पेन 6 पेंसिल बची, सी 3 पेन 4 पेंसिल, डी 4 पेन 3 पेंसिल। मीन्स इस तरह से हम उसकी उपयोगिता को क्या अपने हिसाब से देखते चले जाते हैं। ऊपर दी गई तालिका में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 वस्तुएं विभिन्न संयोजन दिए हुए हैं जो कि मोहन उपभोक्ता है को समान स्तर की संतुष्टि दे रहे हैं। यहाँ एक सामान की अतिरिक्त इकाई के लिए दूसरे सामान की 6 इकाइयों का बलिदान किया जा रहा है, यह प्रतिस्थापना दर कहलाता है। अतः 1 पेन का प्रतिस्थापन दर 6 पेंसिल है। अब हम इस तालिका को चित्र के रूप में दर्शाएंगे जिसे तटस्थता वक्र कहा जाता है। जैसा कि आप दिए गए चित्र में देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में एक चित्र आएगा, यह तालिका में दिए गए संयोजन को दर्शा रहा है। वे ऐसे संयोजन है जिनके प्रति उपभोक्ता तटस्थ है, अतः यह तटस्थता वक्र कहलाता है। उसको जबरदस्ती नहीं किया गया, उसकी मन से वो काम किया जा रहा है, इसलिए इसको तटस्थता वक्र कहते हैं। अब देखिए उसके पास 0 से लेकर 12 तक पेंसिल थी, पेन की मात्रा 1 थी, लेकिन हमने पेन इकाई में 6 रखा है, ओ सी और एफ। अब आप देखिए उसके पास 1 पेन था 12 पेंसिल, ए संयोजन बना, फिर उसने 6, चूंकि 1 पेन के लिए 6 पेंसिल उसको बलिदान करना पड़ेगा, तो 2 पेन उसने ले लिया लेकिन पेंसिल उसके पास 6 बची। फिर तीसरा संयोजन देखिए, उसको 3 पेन मिल गए लेकिन पेंसिल 4 है, फिर उसको 4 पेन मिल गए लेकिन पेंसिल उसको 5 है, फिर 3 है। फिर इसके बाद आप देखिए 6 पेन लेने पर उसकी पेंसिल की मात्रा 4 के बाद उसको जरूरत नहीं है 4 पेन और 3 पेंसिल। आप देखिए ए बी सी डी ये आईसी है, इनडिफरेंस कर्व, आईसी का मतलब है ये उसका क्या है, प्रतिस्थापना या उदासीनता वक्र है। इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टी, तटस्थता वक्र के गुण क्या क्या है। पहला गुण है एक तटस्थता वक्र की ढलान नीचे दाईं ओर होती है। अब देखिए
फिगर दिख रहा है, ए से लेकर IC नीचे B की तरफ जा रहा है। इसका ढलान का यह अभिप्राय है कि जब एक वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु का कम होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जब X वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है तो Y वस्तु की उपभोग कम हो जाता है। दूसरा है, एक तटस्थ वक्र हमेशा मूल के उत्तल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मूल की तरफ से देखें तो यह उत्तल होता है। इसके उत्तल होने का मुख्य कारण यह होता है कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो प्रतिस्थापना दर घटती चली जाती है। फिगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। थर्ड है, तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, उच्च वक्र पर वस्तुओं के उच्च संयोजन होते हैं एवं उच्च संतुष्टि भी होती है। लेकिन यदि दो वक्र प्रतिच्छेद करेंगे तो इस स्थिति में दो वक्रों पर समान स्तर की संतुष्टि होगी, जैसा असंभव है। अब देखिए, दो चित्र दिख रहे हैं, IC1 और IC2, अर्थात इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, A, B और C। लेकिन ये एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, ये अलग अलग ही रहेंगे। तो धन्यवाद। ये थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन था। आपको मैंने अभी तक 4 क्वेश्चंस दी, आज 5वां क्वेश्चन था, सॉरी। तो आप लोगों ने देखा होगा 5 क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में जो ये है यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। आप उस नोट्स को भी प्रेफर करिएगा, इसको भी पढ़िएगा और इसके बाद इसमें एक अच्छा नोट्स तैयार करिएगा। और जहां पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप लोग जरूर मुझसे शेयर किया करें। थैंक यू।